Hello friends, the students of 9th standard English medium. ओके आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ मेरी सोशल साइंस की क्लास में। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सोशल साइंस का राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो ऑलरेडी चल रहा है और इस लेक्चर में हम इस लेसन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में कंसोलिडेट हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश रूल कंसोलिडेट होने के बाद, एस्टैब्लिश होने के बाद किस तरह से इंडिया में फैला, किस तरह से उसका एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और क्या उनकी पॉलिसीज थी इंडिया में रूल करने के लिए, वो सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जब तक मेरा जो लेक्चर चलेगा आपको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना टेक्स्ट बुक जो है वो हाथ में रखें और पेंसिल के साथ अपना टेक्स्ट बुक आप हाथ में रखिएगा। जहाँ पे मैं आपको इंडिकेशन दूंगा वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे सामने भी टेक्स्ट बुक जो है उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे सामने है, तो कुछ लाइनें डायरेक्टली मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा आज का दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। यहाँ पे हम कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1600 एंड इट एक्वायर्ड द परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश क्वीन। ओके, क्वीन के पास परमिशन लेके वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। और ऑलरेडी उनके आने से पहले ठीक है पोर्चुगीज कम्युनिटी और डच कम्युनिटी ऑलरेडी यहाँ पे थे, उनके साथ उनका थोड़ा सा क्लैशेस हुए, बट समहाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल एंड सो मेनी ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी दो वॉर थी जिसकी वजह से उनका रूल यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। वो वॉर में उनको विजय प्राप्त हुई और उसके बाद यहाँ पे उनका रूल जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। वो दोनों वॉर थे बैटल ऑफ प्लासी व्हिच वाज फॉट इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर व्हिच वाज फॉट इन 1764। ठीक है, तो इस लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से एक्सपेंशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का। ओके, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक बार बंगाल में उनका रूल एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेगुलेशन एक्ट, एज यू कैन सी रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, और वो साल था 1773। उसके मुताबिक ये साल आपको याद रखना है 1773। अब उसके मुताबिक जो बंगाल के गवर्नर थे, राइट, बंगाल के जो गवर्नर जनरल उन्होंने नियुक्त किए वो इंडिया के सारे प्रोविंसेस के गवर्नर जनरल्स के हेड होंगे। ओके, एंड ही वाज कंसीडर्ड टू बी द मेन हेड ऑफ ऑल द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। और उसके मुताबिक सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यू शुड रिमेंबर दिस। और उनके कार्यकाल के दौरान दो मेजर वॉर हुए थे, फर्स्ट मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर, राइट। फर्स्ट मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर। सेकेंड मैसूर वॉर का हुआ था हैदर अली जो हैदराबाद के निजाम थे उनके साथ। ठीक है, और ये दोनों हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको याद रखने हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स से ब्रिटिश साम्राज्य जो है उनका एक्सपेंशन होने की शुरुआत हुई थी। ओके, सो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कीप द कंपनीज रूल अलाइव इन इंडिया एंड एक्सपांड एज मच एज ही कुड इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल इंडिया के आए थे, ठीक है, वो आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, एज यू कैन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उनके कार्यकाल के दौरान थर्ड मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ हुआ था।
सेकेंड माइसोर वॉर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय के दौरान वो हुआ था, राइट। हैदर अली जो निजाम थे उनके साथ। एंड देन आफ्टर द थर्ड माइसोर वॉर और टीपू सुल्तान, ठीक है, जिनको लाइक उसके बारे में टीवी सीरियल भी बन चुके हैं, काफी कुछ हिस्ट्री में लिखा गया है। और ही वाज वन ऑफ दोज किंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया के जो ब्रिटिश हुकूमत को नहीं मानते थे और उनके खिलाफ उन्होंने काफी सालों तक जंग लड़ी थी, ठीक है। तो थर्ड माइसोर वॉर कॉर्नवालिस के दौरान हुआ था। और यू शुड आल्सो रिमेम्बर कि टीपू सुल्तान इतने ब्रिलियंट थे, इतने बहादुर थे कि उनको टाइगर ऑफ माइसोर भी कहा जाता था। ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन किया गया, ठीक है। और कॉर्नवालिस के समय के दौरान ही टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते पराजय हो चुकी थी, ठीक है। 1799 में ओके वो लाइक लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते उनकी पराजय हो चुकी थी। और फ्रेंच कम्युनिटी का साथ लेकर उन्होंने लड़ने का कोशिश किया था, बट समहाउ ही गॉट डिफीटेड और अंग्रेजों ने जो शक्ति रखी थी वो उनको फिर मारनी पड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो है वो चला था। नाउ उसके बाद का अगर हम आगे रीडिंग करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि सर जॉन शो was the third governor general, ठीक है। सर जॉन शो, he was known to be a very strict and rigid disciplinarian. उनकी पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट और रिजिड हुआ करती थी और इतना स्ट्रिक्ट थे एज अ गवर्नर जनरल कि इंडिया के सारे जो किंग हुआ करते थे, जितने भी रजवाड़े थे उनके किंग्स, उनमें वो इनफेमस हो चुके थे। और इसीलिए कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेपुटेशन जो है वो भी काफी कुछ गिर चुका था, ठीक है। और कंपनी का रेपुटेशन इंडिया में यानी जो थोड़े बहुत किंग जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ दे रहे थे, उन्होंने भी साथ देना धीरे धीरे बंद कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। इसलिए उनके कार्यकाल को बहुत लंबा नहीं खींचा गया, समाप्त करके नए गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक है। और उनका नाम था, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने एक अपने ऊपर ऐसा जिम्मेदारी लिया कि वो कंपनी के रूल को जितना हो सके उतना एक्सपांड करेंगे, ठीक है। और बहुत ही स्मार्ट वेज उन्होंने अडॉप्ट किए कंपनी के रूल को एक्सपांड करने के लिए। और उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया था, इट वाज पॉपुलरली नोन एज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ओके। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक ऐसी सिस्टम थी जो कि जिसको मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक स्वीट पॉइजन के नाम से लाइक हम उसको पहचान सकते हैं। स्वीट पॉइजन इसलिए क्योंकि ये पॉलिसी में कुछ ऐसी शर्तें थी जिसको किंग्स जो है वो खुशी खुशी माने कि हाँ ये तो हमारे लिए अच्छा है, इससे हमें फायदा होगा, लेकिन बेसिकली उनको फायदा नहीं था, फायदा एक्चुअली ब्रिटिश रूल का था, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन यूज दिस वर्ड स्वीट पॉइजन, ओके, इन अ लॉन्ग टर्म इन केस इफ वी एनालाइज द टर्म्स ऑफ दिस सिस्टम, तो हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में एक्चुअली इस सिस्टम से कंपनी को ही ज्यादा फायदा होने वाला था, इंडिया के किंग्स को नहीं होने वाला था, ठीक है। लेकिन शर्तें जो है, इसकी टर्म्स जो है वो इतना स्मार्ट तरीके से उसको बनाया गया था कि इंडिया के काफी सारे किंग्स ऐसे थे जिनके मन में लालच हो गया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना शुरू किया, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ठीक है, वो लिखा गया है एक बॉक्स के अंदर। अब उसको डायरेक्टली मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ने वाला हूँ, आपको भी लाइक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ध्यान जो है वो टेक्स्ट बुक में रखिए, पेज नंबर 6 पर, ओके। जो एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो ये सिस्टम की जो कुछ मेजर शर्तें थी
उसको लिखा गया है, उसको मैं डायरेक्टली मैं पढ़ूंगा। The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accepts the system। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट ये सिस्टम को एक्सेप्ट करता है उस स्टेट को, यानी कि वो राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी प्रोवाइड करेगी, ट्रेंड आर्मी। तो जाहिर सी बात है कि राजा जो है ये शर्त को सुन के या तो उसको पढ़ के खुश होंगे कि ये तो अच्छा है हमारे लिए, हमारी आर्मी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी शामिल होगी, यानी हमारी आर्मी जो है मजबूत हो जाएगी। किसी किंग के सामने अगर हमें युद्ध लड़ना है तो हमें आसानी रहेगी वॉर जीतने में, और हमें मजबूती मिलेगा, हमारे स्टेट को मजबूती मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला टर्म था। दूसरा टर्म ये था कि इन रिटर्न the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि पहली शर्त में उन्होंने जो लिखा है उसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी किंग को आर्मी प्रोवाइड करेगी अगर वो ये सिस्टम में आना चाहते हैं तो, लेकिन उसके बदले में वो लोग कुछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सर्विस वो लोग फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बदले में वो क्या चाहते हैं कि जो स्टेट ये सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उनको उस आर्मी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा। यानी आर्मी को सैलरी देना, उनका खाना पीना, रहने की व्यवस्था वगैरह सारा मेंटेनेंस जो है वो करने की जिम्मेदारी जो है वो किंग की रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी। ओके, तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था अपनी कॉस्टिंग को कम करने का अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, या तो फिर अगर कोई किंग ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर जितना कॉस्टिंग आता है उतनी रकम डायरेक्टली उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों में से जो वाजिब लगता है राजा का, वो दो में से एक ऑप्शन वो चूज कर सकता है। थर्ड कंडीशन ये थी, without the permission of the company the state will not wage war or sign treaty with other states। ओके, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बगैर कोई भी किंग, यानी ये जो सिस्टम में आया है जो किंग, वो किंग कोई दूसरे राजा के खिलाफ वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ये एक लॉजिकल कंडीशन था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, क्योंकि वो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी आर्मी है उसका कोई नुकसान हो। अब जब किंग के आर्मी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो राजा अपनी मर्जी से दूसरे किंग के सामने युद्ध करे और उनकी आर्मी के जो मेंबर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के वो मरे, उनको नुकसान हो, ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए ये कंडीशन उन्होंने रखा था कि without permission of East India Company, no king will be allowed to wage war against any king। ओके, आगे का कंडीशन ये है, there will be one English representative in the state assembly। ये भी एक स्मार्ट वे थे कि स्टेट असेंबली यानी कि राजा का जो असेंबली है, उनका जो राज दरबार है, जहां से वो अपने राज्य का कामकाज हैंडल करता है, अपने डिसीजन, अपने फैसले वगैरह सुनाता है, कोई भी नई पॉलिसी है तो उसको डिक्लेयर करता है, तो वो अपने राज दरबार में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रखने का कंपलसरी रहेगा उसके। ये भी एक स्मार्ट तरीका था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा राज दरबार में तो उससे उनको पता चलेगा कि वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, और फिर आगे का कंडीशन ये था कि अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस राजा के दरबार में, ठीक है, या तो उनकी ऑफिसेस में कोई भी दूसरा फॉरेनर, दूसरा यानी ब्रिटिशर्स के अलावा, उनको वो नौकरी पे नहीं रख सकता है। ये भी एक कंडीशन जिसको हम स्मार्ट कंडीशन कह सकते हैं, वो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो इतनी मेजर कंडीशंस थी, दूसरी बहुत सारी छोटी छोटी कंडीशंस हुआ करती थी, लेकिन दीज आर द काइंड ऑफ मेजर कंडीशन। अगर आपको
शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेगी आपके आंसर में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वर्ड टू वर्ड मैंने टेक्स्ट बुक में से इसलिए पढ़ा है, ठीक है। फिर आपको ये चीज भी मेंशन करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है कि ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में कौन कौन से स्टेट उन्होंने ज्वाइन होने की इजाजत दी थी, कौन से स्टेट जो है वो इसके अंदर में आए थे अपनी मर्जी से। तो उनके नाम है निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के नाम हैं जिन्होंने खुशी खुशी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वो लोग आ गए, ठीक है। अब इसका असर क्या हुआ कि एक स्वीट पॉइजन था, जैसे मैं आपको ऑलरेडी आगे बता चुका हूं, ओके। इससे काफी सारे प्रिंसली स्टेट, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हो कि वो अपने आप ही बिना कोई युद्ध लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए थे, ठीक है। और जो लोग नहीं राजी हुए थे इसके अंडर में आने के लिए, फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान का हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे, जो नहीं राजी हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के सामने युद्ध घोषित कर दिया कि अगर हम यानी अगर आप हमारे सिस्टम में नहीं आते हो तो हम जबरदस्ती यानी कि वॉर लड़के आपको हरा के आपका जो स्टेट है उसको हम एनेक्स कर देंगे, इस तरह से हमारी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में ला देंगे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ टीपू सुल्तान का आखिरी वॉर हुआ था और अल्टीमेटली 1799 में टीपू सुल्तान की वॉर में हार हुई और उसकी डेथ भी इसी वॉर के दौरान हो गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के सामने लड़ते हुए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री है। और वेलेस्ली के बाद वापस हेस्टिंग्स जो है दूसरी बार गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और उन्होंने नेपाल के साथ वॉर किया, नेपाल को अपने अंडर में लिया और जो पिंडारास करके एक कम्युनिटी थी उनको भी अपने अंडर में किया, उनके साथ वॉर करके, और वो वॉर जीत के नेपाल के साथ वॉर करके उनको फायदा ये हुआ कि काफी सारे नेपाली जो गुरखा कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको वो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर पाए, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कद है वो बढ़ा। सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड विद पिंडारास। पिंडारास के साथ, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर कम्युनिटी मानी जाती है, ठीक है, उनके साथ वॉर लड़के उनको हरा के उनको ये फायदा हुआ कि उनके काफी मेंबर्स को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में शामिल कर दिया, ठीक है। अब ये इनके बाद, हेस्टिंग्स के बाद विलियम बेंटिंग जो है वो गवर्नर जनरल बने थे। विलियम बेंटिंग जो लॉर्ड वेलेस्ली, हेस्टिंग्स वगैरह दूसरे जो इनके प्रेडिसेसर्स थे उनसे काफी अलग थे, क्योंकि वो लिबरल थे। लिबरल इन द सेंस वो ऐसा मानते थे कि अगर इस कंट्री में, इस एरिया में अगर हमें रूल करना है तो सारे राजाओं का हमें साथ सहकार लेना बहुत ही जरूरी है। उनको जबरदस्ती से या तो दबा के हम यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। इंडिया की कम्युनिटी को भी जीतना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से काफी लिबरल स्टेप्स उन्होंने लिए जिससे इंडिया के लोग खुश रहे, इंडिया के राजा वो भी खुश रहे, ठीक है। लेकिन उनके जाने के बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड डेलहाउसी, वो वापस लॉर्ड वेलेस्ली के जैसे ही थे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉर्ड डेलहाउसी वाज इवन मोर एग्रेसिव, ही वाज इवन मोर इंपीरियलिस्टिक, ओके, देन वेलेस्ली हिमसेल्फ। और उन्होंने लॉर्ड डेलहाउसी जो कि 1848 में वो गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जो पॉलिसी अपना इंप्लीमेंट किया, ठीक है, उसको एनेक्सेशन पॉलिसी कहा जाता है। एनेक्सेशन पॉलिसी इंग्लिश में एनेक्सेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को छीन लेना, हथिया लेना उसको, ठीक है, कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम छीन लेंगे,
आपका स्टेट अगर हमारे अंडर में आने से इनकार कर देगा तो हम वॉर करेंगे। ठीक है, दो ही ऑप्शन दिए गए थे कि किंग्स को, आइदर यू ज्वाइन voluntarily with annexation policy or else if you don't join we would declare war against you. This is a very clear policy implemented by Lord Dalhousie. So that way we can consider that Lord Dalhousie was even more aggressive, even more strict and even more imperialistic than any of the governor generals of East India Company. ठीक है, तो इनका जो एनेक्सेशन पॉलिसी था उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनेक्सेशन पॉलिसी को शो करने के लिए, उनका थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए हमें एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे दिया गया है। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू पे क्लोज अटेंशन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ओके, जिसमें लिखा गया है, टाइटल दिया गया है डलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इसको ग्राफ के रूप में, इसको एक लाइक फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाया गया है कि एनेक्सेशन स्टेट्स का किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके थे, काफी सारे तरीके थे। सबसे पहले एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी युद्ध करके कौन कौन से स्टेट को हथियार लाइक छीन लिए गए। तो इसमें था पंजाब और पेगू। पंजाब को तो हम जानते ही हैं, पेगू यानी लोअर बर्मा, बर्मा का जो सदर्न रीजन है, छोटा सा एरिया है, वहां पे वॉर करके ये स्टेट को एनेक्सेशन पॉलिसी में लाया गया, राइट। और दूसरा तरीका था एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट एयर। इस वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना है एयर, HEIR। वो हेयर नहीं है, हेयर यानी बाल होता है, उसका स्पेलिंग HAIR होता है, यहाँ पे HEIR, ठीक है, उसको प्रोनाउंस करना है एयर। जैसे AIR का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वैसे एयर। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है वारिस, ठीक है, यानी ये कंडीशन का मतलब है कि कोई राजा अगर अपने वारिस के बगैर मर जाता है, यानी जनरली ऐसा होता है कि जो मोनार्की सिस्टम है जिसमें किंग वाले यानी राजाशाही सिस्टम है, उसमें ऐसा होता है कि राजा रूल करता है जब तक वो जिंदा रहता है तब तक, उसके बाद या तो फिर वो रिटायर हो जाता है या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो किंग बनता है वो उसका बेटा। तो काफी राजा ऐसे थे जिनका कोई एयर नहीं था, कोई वारिस नहीं था, तो वो अपने पहले ऐसा होता था कि जो कोई राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है, वो अपने भतीजे को या तो अपने भांजे को या तो उसको जो किसी के ऊपर विश्वास है ऐसे कोई इंसान को नियुक्त करता था, उनके बाद उनका जो डिसेंडेंट होता है एज अ डिसेंडेंट। लेकिन वो रूल अब नहीं चलेगा, ऐसा एनेक्सेशन सिस्टम के मुताबिक डलहाउसी ने ऐसा बता दिया। और जो कोई भी राजा के कोई डायरेक्ट यानी उनका कोई बेटा नहीं था, उनको ऑटोमेटिकली एनेक्सेशन सिस्टम में ज्वाइन होना पड़ा। और वैसे स्टेट थे सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, यानी मध्य प्रदेश वाला जो उदयपुर है वो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते ही हो वो, ठीक है, बेगट और नागपुर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के केस में ऐसा था कि उनके हस्बैंड की यानी जो झांसी के राजा थे, उनकी युद्ध के दौरान बहुत यंग एज में मौत हो गई, ठीक है। और जब उनकी मौत हुई तब उनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। अब 6 महीने का बेटा जो है वो राजा नहीं बन सकता। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बताया कि वो अगर राजा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, जब तक वो बड़ा होता है तब तो मैं इस राजगद्दी को संभालूंगी। लेकिन इस बात को भी इनकार कर दिया गया, ठीक है। एंड मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसा डिक्लेयर करने के बावजूद लॉर्ड डलहौसी ने उनके खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, ठीक है। और अंत में उसको झांसी को भी एनेक्सेशन पॉलिसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेट्स में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आता है कंडीशन तीसरा, एनेक्सेशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जगह जगह पे यानी सभी रजवाड़ों के ऊपर इस तरह से सर्वे करती थी और उनको अगर ये मालूम पड़ता था कि हाँ
यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, राजा जो है यहाँ का कोई सही नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा बहाना करके भी उसके वहां के राजा को पता चलता था कि कमजोर किंग है, वैसे भी हमारे सामने नहीं लड़ पाएगा, तो वो बहाने से भी उसको वहां से दूर कर दिया जाता था और वो राज्य जो है वो छीन लिया गया। वैसा राज्य था अवध, जहां पे मिसमैनेजमेंट का बहाना करके राजा को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद जो कंडीशन था दैट वाज एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेट कलेक्शन। जो कोई राज्य ऐसा है जिसका कर्जा बहुत बढ़ गया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे पैसे मांगती है लेकिन काफी टाइम तक उन्होंने वो पैसा नहीं दिया है, या तो रेवेन्यू कलेक्शन का हिस्सा वो राज्य अभी तक नहीं दे पाया है और शायद फ्यूचर में भी नहीं दे पाएगा, तो वो डेट कलेक्शन का बहाना करके भी वहां के किंग को अपने पद से दूर किया जाता था और एनेक्सेशन पॉलिसी में वो राज्य को जोड़ दिया जाता था। और जो आगे का जो सिस्टम था उसके मुताबिक एनेक्सेशन टू एंड अ नेमसेक रूल। कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो सिर्फ नाम से चल रहे थे, राजा काबिलियत नहीं रखता था उतनी, या तो बहुत बीमार रहता था, या तो बहुत बूढ़ा हो चुका है वो, या तो फिर अपाहिज है, ठीक है, और सिर्फ उसको बनाने के लिए राजा बना के रखा गया था। रूलिंग जो है वो कोई दूसरे लोग करते थे, उनका प्रधानमंत्री या सेनापति या तो उसका भाई है, ठीक है, वो करता रहता था। तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है, ऐसा बहाना करके उन्होंने कर्नाटका और तांजोर के जो स्टेट्स थे वो उन्होंने हड़प लिए थे और एनेक्सेशन पॉलिसी में उनको जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्टेड बाय लॉर्ड डलहौसी, ओके, और इस पॉलिसी का नाम था एनेक्सेशन पॉलिसी। तो ये उनका एक इंपीरियलिस्टिक नेचर हमें इससे पता चलता है, ठीक है, कि उनका उसका पर्पस यही था कि जैसे भी हो जैसे तैसे करके उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको एक्सपांड करना है। लेकिन इंपीरियलिस्टिक होने के अलावा लॉर्ड डलहौसी जो थे वो एक रिफॉर्मिस्ट भी थे। ये क्वेश्चन एज गिव रीजन आ सकता है, तो थोड़ा आप टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड डलहौसी वाज अ रिफॉर्मिस्ट, गिव रीजन, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप किस पॉइंट से इस बात को साबित कर सकते हैं, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट यानी क्या, किसी सिस्टम में सुधार लाना, उसको हम रिफॉर्मिस्ट कह सकते हैं। तो काफी सारे सिस्टम में उन्होंने सुधार लाया, एज यू कैन सी कि सबसे पहला रेलवे लाइन जो है इंडिया में उन्होंने शुरू किया था। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1853, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया इस बात को कि इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है वो शुरू हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टडीज, यू शुड रिमेंबर दिस ईयर 1853। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि मुंबई टू थाने ये सबसे पहला हमारे इंडियन रेलवे का रेलवे रूट था, मुंबई टू थाने, ठीक है। हालांकि ये सिस्टम शुरू करने का जो इंटेंशन था वो ऐसा नहीं कि वो इंडियन लोगों के लिए उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये रिफॉर्म किया था, लेकिन जैसे भी हो उसका फायदा हमें भी मिला। और उसके अलावा पोस्टल सर्विस का भी उन्होंने शुरुआत किया था। वायरलेस सिस्टम की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौसी ने की थी। पीडब्ल्यूडी दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, लोकल एरिया में जितना भी सारा साफ सफाई का और मेंटेनेंस का काम जो करते हैं उनको पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं। जो अभी भी चल रहा है उसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौसी ने की थी उस जमाने में। इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले भी लॉर्ड डलहौसी थे। फिर उसका विकास जो है, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ जो है वो लॉर्ड मैकॉले ने किया, इसलिए इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जो शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में था ही नहीं, इंग्लिश को जानने वाला कोई भी नहीं था। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड डलहौसी जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की।
वो भी ऑब्वियसली अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि अपने ऑफिस में काम करने के लिए उनको ऐसे स्टाफ की जरूरत थी जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, और वो तभी संभव है जब इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में चलता है। इंग्लिश एजुकेशन के बगैर लाइक स्टाफ मेंबर्स जो इंग्लिश समझ सके वैसे होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी वैसे अपने फायदे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा हमें भी मिला, क्योंकि इंग्लिश को जानने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन के बाद बढ़ने लगी। ओके, देन आफ्टर he implemented some social reforms also, like ban on child marriage. Okay, जो इंडिया में छोटी उम्र में जो मैरिजेस हुआ करते थे, ओके, उसको बंद कराने का जो जिम्मेदारी है वो भी लॉर्ड डेलहाउसी ने ली। कि आप लोग शायद आपको पता ही होगा कि पहले के जमाने में बच्चों की बहुत छोटी उम्र में 7, 8, 9, 10 की उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी, कई लोगों की तो उससे भी पहले हो जाती थी। तो वो एक सोशल इविल कस्टम था एक्चुअली, कि जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र खेलने कूदने की, स्कूल जाने की है, वो शादी ब्याह के बारे में क्या समझेगा। लेकिन बिना कोई सोचे समझे माँ बाप जो है उनके, वो उनको ब्याह देते थे, शादी करवाई जाती थी उनकी, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज सिस्टम वो गलत है ऐसा उन्होंने बता के वो सोसाइटी में से कायदे से उनको बैन कर दिया, राइट। एंड देन ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप उन्होंने लिया था लॉर्ड डेलहाउसी ने, कि हमारी सोसाइटी में पहले ऐसा होता था कि जो औरत विधवा हो जाती है यंग एज में, अनफॉर्चुनेटली अगर उसका हस्बैंड मर जाता है, ठीक है, किसी कारणवश, तो फिर हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि वो औरत को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी। उनको काले या तो फिर व्हाइट कलर के कपड़े पहन के उनको घर में ही 4 दीवारों के अंदर रहना है, किसी के साथ वो बात भी नहीं कर सकती है, घूंघटे तान के उनको अपना सिर जो है वो छुपाना पड़ता है, और ओपनली जो सोशल लाइफ है वो जी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी लाइफ जो है वो मौत के बराबर होती है। तो ऐसी सिस्टम को बंद किया लॉर्ड डेलहाउसी ने, और जो कोई भी विधवा औरत जो है अगर वो चाहती है कि उसको नए सिरे से अपना जीवन शुरू करना है, दूसरी बार शादी करना है, ठीक है, तो वो विडो रीमैरिज को उसने बढ़ावा दिया कि हाँ कोई बात नहीं, आप मैरिज कर सकते हो, डिग्निटी के साथ सोसाइटी में आप रह सकते हो। ओके, तो दैट वाज आल्सो अ गुड स्टेप टेकन बाय लॉर्ड डेलहाउसी, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड डेलहाउसी इस तरह से एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो मिले जुले कुछ ओपिनियन है इस लॉर्ड डेलहाउसी के बारे में कि काफी काम ऐसे थे जिससे हमें तकलीफ हुई उनके काफी कामों से, और कुछ काम उनके ऐसे भी थे जिसका हमें फायदा भी हुआ, ठीक है। तो दिस इज द वे द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपैंडेड। अब 100 सालों के अंदर अंदर ही ये सब हुआ, ओके, कि जैसे 1757 जहां से शुरुआत हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ओके, वहां से लेकर 1857 उस वक्त तक का हिस्ट्री हमें फिलहाल हमने पढ़ा है शॉर्ट में। तो तब तक ब्रिटिश रूल एक्सपांड होकर टोटली कंसोलिडेट हो गया लगभग पूरे इंडिया में। मैं लिटरली ये कह सकता हूं कि 80% ऑफ द इंडियन मेनलैंड was systematically started to be governed by the British East India Company, ठीक है। लेकिन इसका 2 तरीके से अलग अलग असर हुआ, ठीक है, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में उनके 2 असर हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, हम उसकी चर्चा करेंगे कि आर्थिक रूप से कंपनी के रूल का क्या असर रहा वो, और उसके बाद में हम बात करेंगे सोशल इंपैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, ओके, सामाजिक रूप में कंपनी के रूल का क्या असर पड़ा, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंपैक्ट है ना कि क्या आर्थिक रूप से हमें क्या असर पड़ा। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले या तो इनफैक्ट ये कोई भी फॉरेन रूलर्स जो थे वो उनके आने से पहले इंडिया जो है वो एक सोने की चिड़िया कही जाती थी।
सोने की चिड़िया का मतलब ये होता है कि इंडिया में लगभग सारे गांव जो है वो सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये, जैसे कि आजकल हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया जो एक वर्ड है आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर जो है, आत्मनिर्भरता जो थी वो लगभग सारे गांवों में थी। उनको जो कुछ भी चाहिए होता था, ठीक है, वो अपने गांव में प्रोड्यूस करते थे और वो कंज्यूम करते थे और बाहर से कोई भी चीज उनको मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और बहुत ही प्रोस्पेरस लगभग सारे विलेजेस थे। हाँ, ये जो गांव वाले थे उनके अपने 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 जो किंग्स थे उनको वो लगान या तो टैक्स वगैरह देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी, उसके बाद भी वो काफी हद तक प्रोस्पेरस थे। तो ये प्रोस्पेरिटी ब्रिटिश रूल के एस्टैब्लिश होने के बाद खत्म हो गई। व्हाई? बिकॉज उन्होंने सभी पीजेंट्स को या तो सभी जो लोकल वर्कर्स थे, ठीक है, लोकल कॉटेज वर्कर्स थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वर्कर या तो कोई भी पीजेंट जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल जो कॉटन है या तो सिल्क है, उसको प्रोड्यूस करके उनको कंपल्सरी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचना पड़ता था। सो दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। पहले से ऐसा 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था जो हर साल रिन्यू होता था, ठीक है, कि कंपल्सरी इतना क्वांटिटी में और ये ऐसी क्वालिटी का आपको कॉटन हमें देना पड़ेगा कंपल्सरी, और उसके बदले में आपको इतना सैलरी मिलेगा। अब किसान जो है वो अपनी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता है, फिर भी उसको वो कंपल्सरी ब्रिटिशर्स को बेचना पड़ता था। कुछ किसान ऐसा मानते थे कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, इससे क्या है कि हमें इनकम की गारंटी रहेगी, रेगुलर इनकम हमें मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो उस जमाने के किसान काफी भोले भाले थे और इसका लॉन्ग टर्म असर नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली। इसलिए फटाफट वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि इसमें ये तो क्या है कि हम लोग एक नौकरी जैसा हो गया, जमीन हमारी है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन सारा कुछ भी हमारा है, लेकिन फिर भी हम नौकरी कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो कुछ भी प्रोड्यूस करते थे वो खेतों में या तो खेतों से बाहर, कॉटन है, सिल्क है या तो फिर मुस्लिन है, जिसकी डिमांड इंग्लैंड में बहुत थी, ठीक है, वो उनको कंपल्सरी ब्रिटिशर्स को बेचना पड़ता था और उसके सामने उनको रेगुलरली सैलरी मिलता था। जितना भी रिक्वायर्ड स्टॉक अगर नहीं दे पाते थे अगर ये फार्मर्स ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर काफी अत्याचार करते थे, ठीक है, उनके ऊपर काफी अत्याचार होता था, उनकी जमीन छीन लेते थे, उनको मार भी पड़ती थी। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक असर है, बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट, सॉरी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हमारे देश में जिसका असर हुआ था ब्रिटिश रूल का, जो कि मेजर इम्पैक्ट। तो हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज और हमारा फार्मिंग, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो लोकल एरिया में चलने वाले जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज जो थे वो ब्रिटिश रूल की ग्रीडी पॉलिसी की वजह से बर्बाद हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके वहां जो कोई भी चीजों की रिक्वायरमेंट वो थी, जो चीजों की डिमांड थी उसी को वो प्रोड्यूस होने देते थे, दूसरी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होने देते थे। सो दैट वाज अ मेजर नेगेटिव इकोनॉमिकल इंपैक्ट इन आवर कंट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल। ओके, तो एक नेगेटिव असर। As far as the social rule is concerned, जो ये लेसन का एक आखिरी टॉपिक है कि सोशल इंपैक्ट ऑफ द कंपनीज रूल, ओके, सामाजिक असर कंपनी के रूल का क्या हुआ वो अब हम जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं ज्यादा करके पॉजिटिव असर की बात करूंगा। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि ब्रिटिश रूल के दौरान एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में क्लियर होने लगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जहां पे लाइक हर एक रजवाड़े, हर एक एरिया में जो किंग्स हुआ करते थे, तो किंग चाहे अच्छा हो या बुरा, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर किंग के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, ठीक है, तो उसको मौत की सजा तक हो सकती थी या तो उसको बहुत भारी सजा दी जाती थी।
वैसा अब नहीं रहा, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे शुरू किया था। तो अगर सिस्टम के खिलाफ अगर कोई कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो ऐसी छूट जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में दी गई। सो वी कैन से दैट द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, foundation of the democratic rule was laid down by the Britishers, okay, way back since the 18th or the 19th century, ठीक है। एजुकेशन की शुरुआत होने की वजह से, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल सेंस वाली बात है कि इंसान जब एजुकेटेड होता है तो उसमें एक लॉजिकल अपना ओपिनियन देने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने की वजह से लोग अपना ओपिनियन देने भी लगे। न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई, ठीक है, तो फ्रीली लोग अपना ओपिनियन देते थे जो न्यूज़पेपर के जरिए दूसरे लोगों को पता भी चल रहा था, ओके। अनदर थिंग, जैसा हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, फिर काफी सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हुए, न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत सारे शुरू हो गए थे। तो एक एजुकेटेड क्लास जो है वो धीरे से यानी कि बहुत ही स्पीडी वे में उभरने लगे, ओके। और लिटरली हम ये कह सकते हैं कि कुछ मामलों में ब्रिटिश रूल को फेवर भी किया जाता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा मानते थे कि अच्छा हुआ ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वरना इंडिया के सारे लोग हमेशा के लिए अनपढ़ ही रहते, क्योंकि एजुकेशन की कोई अहमियत कोई नहीं समझता था, ठीक है। तो ज्यादा करके देखा जाए तो जो सोशल इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव थे, ओके। इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई तो जो उस वक्त के जो जमाने की जो जनरेशन थी वो स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू हुए। अगर किसी को हायर लेवल पर पढ़ना है तो मुंबई, ठीक है, चेन्नई यानी कि मद्रास, कोलकाता, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी अंग्रेजों ने इंग्लिश यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। तो ये एक अगेन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के असर, ठीक है, ब्रिटिश रूल के इंडिया के लोगों के ऊपर पड़े। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स को फेवर करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने साथ में काफी सारे अत्याचार भी किए थे। उन्होंने जो रूल किया था अपने मनमानी तरीके से किया था। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उसको जाने बगैर उन्होंने हैवी टैक्सेशन, लगान जो है, लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन जो है बहुत ही हाई रखा था, जो लोग नहीं चुका पाते थे। इसलिए खास करके इकोनॉमिक सेंस से अगर देखा जाए तो हमें काफी नुकसान हुआ था ब्रिटिश रूल के जरिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन जो है उसमें इतना है। अब आपको उसके नीचे का जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो आपको करना है। और उसके लिए मैं स्ट्रॉन्गली आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको कोई रेफरेंस बुक यूज करनी है सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए तो यू शुड हैव द डाइजेस्ट ऑफ नवनीत, या तो फिर ओशन पब्लिकेशन का एक बुक आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है, ओशन पब्लिकेशन। और उसके अलावा कैंप पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है सोशल स्टडीज के लिए, ठीक है। तो ये 2-3 ऑप्शन मैंने जो दिया उसमें से आपको जो कोई भी कन्वीनियंट पड़ता है, जो अवेलेबल रहता है, उसको लीजिएगा और उसमें से आपको आंसर स्टडी करने हैं। लेकिन स्टडी करने से पहले आपको लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, कंपल्सरी है वो चीज। फेयर नोटबुक आपकी तीनों सेक्शन की 3 अलग अलग होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए और ज्योग्राफी, तीनों के लिए अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें आपको लेसन का डिस्कशन खत्म होने के बाद आपको उसकी एक्सरसाइज लिखनी है, ठीक है। तो दिस वे द फर्स्ट लेसन कम्स टू एन एंड, ओके। अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको जो सिविक्स का फर्स्ट लेसन है वो मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।